हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 29 समझने जा रहे हैं। लेसन 6 जैव प्रक्रम, और उसमें टॉपिक है पादपों में वहन। जैसे हमने पिछली वर्कशीट 28 में मानव में वहन या मानव में संवहन का टॉपिक समझा था, अब हमें समझना है पादपों में वहन। वहन से वही तात्पर्य है जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। पादप के शरीर में या जंतुओं के शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया को हम वहन या संवहन कहते हैं। अब हम इस वीडियो में हमने इस टॉपिक में पौधों की बात करनी है। पौधों में जो पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा अन्य खनिज लवण, ये पौधा जो है वो कहाँ से प्राप्त करता है? मृदा से, मिट्टी से। तो जो पादप के जो भाग मृदा के नज़दीक होते हैं, निकट होते हैं, उन भागों में ये जो पोषक तत्व हैं वो मृदा से आसानी से पहुंच जाते हैं। जैसे ये लिखा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। मृदा में ये सारे पोषक तत्व होते हैं और इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा, जो मृदा के संपर्क में रहते हैं, किया जाता है। जो पौधे की जड़ें होती हैं, जैसे यहाँ दिखा रखा है, पौधे की जड़ों से मृदा में से जल और खनिज लवण, जो पोषक तत्वों की हम बात करते हैं, वो पोषक तत्व जल के साथ उस पौधे के द्वारा, जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और फिर जो भाग जड़ के संपर्क में होते हैं, पास होते हैं, वहाँ पर विस्तृत कर दिए जाते हैं। विस्तरण एक प्रक्रिया हमने पहले पढ़ रखी है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का गति करना विस्तरण कहलाता है। तो जो भाग जड़ों के आसपास होते हैं पौधे के, वहाँ पर विस्तरण प्रक्रिया के द्वारा जल और खनिज लवण आसानी से पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर पौधे का आकार बड़ा है, जैसे पेड़ है, बड़ा पौधा है, लंबा ऊंचा पौधा है, तो वहाँ पर ये पदार्थ केवल विस्तरण के द्वारा ऊपर की ओर गति नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर की ओर गति करना है तो उसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाना है। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर होता है, पदार्थों को उसके अगेंस्ट जाना है, उसके विपरीत जाना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो केवल विस्तरण के द्वारा, विस्तरण प्रक्रिया के द्वारा ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए पदार्थों को संवहन करने के लिए पौधों में कुछ विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं। जैसे लिखा है, ऐसी परिस्थिति में परिवहन जाइलम और फ्लोएम की सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। विशेष प्रकार के ऊतकों के द्वारा इन पदार्थों का संवहन होता है। अब हम समझें ये विशेष प्रकार के ऊतक कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। तो इन्हें हम संवहन ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि ये पदार्थों का संवहन करते हैं। अब आगे ये बात है कि पादप में क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं मृत होती हैं, यहाँ लिखा है इसमें मृत कोशिकाएं अधिक होती हैं, तो इसलिए पादपों को ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। तो इसलिए इसमें जो संवहन की प्रक्रिया है वो धीमी प्रक्रिया, जंतुओं में तेजी से संवहन होता है और पादपों में धीमे धीमे वहन होता है।
अब वहन के लिए उत्तक कौन से हैं? ये दो, जाइलम और फ्लोएम। ये क्या करते हैं? जो जाइलम है वो मृदा से, जैसे ये मिट्टी है, मृदा से जल और खनिज लवणों का ऊपर गति यानी ऊपर की ओर, पौधे के ऊपरी भाग की ओर उन्हें ले जाता है। मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से, जहाँ से वे संश्लेषित होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। अब हम जानते हैं कि पत्तियों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है? भोजन बनता है। भोजन क्या होता है? जैसे कि ग्लूकोज, C6H12O6, ये हमने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण में। तो ये पदार्थ, ये भोजन ग्लूकोज जो पत्तियों में बनता है, इसे पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना है। पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य सभी भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ें। अगर हमें जाइलम और फ्लोएम में अंतर करना समझना है तो जाइलम जल और खनिज लवणों का वहन करता है और फ्लोएम किसका? भोजन का। ये जल और खनिज यानी जो कच्चा पदार्थ है उनका वहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम पत्तियों से पदार्थों के अन्य भागों में भोजन का वहन करता है। फिर अगली बात जो है, जो जाइलम में हमेशा जो गति होती है वो किधर होती है? ऊपरी मुखी, ऊपर की ओर, पदार्थों की ऊपरी मुखी, ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर। और फ्लोएम में पत्तियों से पूरे पौधे के सभी भागों में यानी सभी ओर। फ्लोएम में गति ऊपरी मुखी या अधोमुखी दोनों तरफ हो सकती है यानी सभी भागों तक। फिर जो एक और प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन है पत्तियों से जल का वाष्पन होना, वाष्पित होना। पत्तियों से, जैसे ये पौधे की पत्तियां हैं, जैसे ये एरो से दिखा रखा है, इससे हमेशा जल वाष्पित होता रहता है। कहाँ से? क्योंकि पौधे की पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे रंध्र होते हैं। रंध्र, पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं। उन रंध्रों के द्वारा जल वाष्पित होता है और उस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो पत्तियों से जल का जब अवशोषण होता है तो उससे एक चूषण उत्पन्न होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण उत्पन्न होता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। क्या मतलब है कि जैसे जब यहाँ पर ऐसे वाष्पोत्सर्जन होगा, जल वाष्पित होगा, तो जो यहाँ पर जल की कमी हो जाएगी, ऊपर जल वाष्पित हो जाएगा, तो नीचे से जड़ों से जाइलम के द्वारा वो जो जल है वो ऐसे ऊपर को खींचा जाएगा। चूषण, जैसे हम किसी चीज़ को सक करते हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसमें पाइप के द्वारा उस कोल्ड ड्रिंक को ऊपर की ओर सक करते हो, तो वैसा ही चूषण, सक्शन इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, जिससे जो जल है वो ऊपर की ओर चढ़ता है और जल के साथ साथ वो खनिज लवण भी ऊपर चढ़ता है। तो कहने का अभिप्राय है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जो है वो जल और खनिज लवणों के ऊपर की ओर गति करने में सहायता करता है। और जो फ्लोएम में गति पादप की आवश्यकता पर निर्भर करती है और ऊर्जा के उपयोग से होती है। जब भोजन जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचता है पत्तियों से सभी भागों में, तो उसके संवहन में ऊर्जा का उपयोग होता है एटीपी के रूप में। फिर आपको एक ये वाला टॉपिक थोड़ा और समझा रखा है कि वाष्पोत्सर्जन, जैसे अभी हमने बात की, यहाँ पर पत्तियों से रंध्रों के द्वारा जल का वाष्पित होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये
किस प्रकार पौधे की सहायता करता है? एक तो जल के अवशोषण में, जैसे हमने यहाँ कहा वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण में सहायता करता है, ऊपरमुखी गति करता है। और ताप का नियमन करता है। नियमन का मतलब ताप को नियंत्रित करना, यानी ताप ना अधिक हो ना कम हो। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ताप भी नियमित होता है। जैसे गर्मी में पौधों में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो वाष्पोत्सर्जन करके पौधे अपने ताप को नियंत्रित करते हैं। और उसके बाद है जल के वहन में। अब जो रात्रि के समय जल का परिवहन होता है तो उसमें केवल जल का दाब ही उत्तरदायी है। नीचे जो जल का दाब अधिक होगा तो अधिक दाब से कम दाब की ओर वो जल गति करेगा। किस समय? रात्रि के समय। और दिन के समय जब रंध्र खुले होते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही होती है, तो उस समय जो चूषण का प्रभाव है, ये हमने पढ़ा कि वाष्पोत्सर्जन कर्षण, उस चूषण को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कर्षण। कर्षण जैसे आकर्षण हम कहते हैं। आकर्षण मतलब किसी चीज़ का खींचे जाना। तो जल जो है वो ऊपर की ओर कर्षित हो जाता है, ऊपर की ओर खींच जाता है। किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो इसलिए इस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कर्षण भी कहते हैं। तो ये जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। समझ आ रहा है? वाष्पोत्सर्जन के कारण वाष्पोत्सर्जन कर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण जाइलम में जल की ऊपर की ओर गति होती है और वो एक प्रेरक बल की तरह कार्य करता है। और वाष्पोत्सर्जन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। एक भौतिक प्रक्रिया है और इसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। फिर एक शब्द है स्थानांतरण। पत्तियों, खाद्य कारखाना। अब ये यहाँ पर पत्तियाँ होती हैं पौधे में, तो इन पत्तियों को कहा गया है खाद्य कारखाना, फूड इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर भोजन बनता है। कैसे बनता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं, तो पत्तियाँ क्या हैं? इसकी खाद्य कारखाना है। तो इन पत्तियों से जो भोजन बना वो पौधे के सभी भागों तक जाना है। अन्य भागों तक भोजन के वहन की प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं और इस प्रक्रम में ऊर्जा एटीपी के रूप में उपयोग होती है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? तो वहन तंत्र के घटक जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों को मिलाकर हम इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। तो ये आपने जाइलम और फ्लोएम, और अगर थोड़ा और लिखना चाहो तो आप बता दो कि जाइलम क्या काम करता है, ये पहला पॉइंट और लिख सकते हैं। फिर पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो पहले तो आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे कि जाइलम में जो जल और खनिज लवण का जो वहन, पादपों में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम के द्वारा होता है। पहली लाइन ये लिखनी है। फिर ये बताना है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल उत्पन्न होता है, जिससे जाइलम में जल और खनिज लवण ऊपर की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा है और यहाँ भी थोड़ी सी बात कर रखी है, दोनों को मिला के आप इसकी वर्डिंग बना सकते हो। और फिर आगे पूछा है पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो ये स्थानांतरण हम यहाँ से ले सकते हैं कि अन्य भागों तक भोजन का वहन को हम स्थानांतरण कहते हैं। और ये कैसे होता है? फ्लोएम के द्वारा। ये लाइन लिखनी, फ्लोएम द्वारा पत्तियों से भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है।
और इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है, ये भी लिख सकते हैं आप। फिर पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है? तो आप बता सकते हैं किसके लिए? जल और खनिज लवण के लिए। जिसमें पूछा हुआ है तो आप इसमें से जल को टिक कर सकते हैं। फिर इसमें ये आंसर रहेगा जल। जाइलम तथा फ्लोएम के पदार्थों में के वहन में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है ये आपने इस यहाँ पर बता रखा है कि इसमें जो वहन है इसमें एक तो जल और खनिज का वहन होता है और जाइलम में केवल ऊपरी मुखी गति होती है, ऊपर की ओर, जबकि फ्लोएम में भोजन का वहन होता है और वो पौधे के सभी भागों की ओर उसकी गति होती है। इस प्रकार आप पदार्थों के वहन में अंतर को बता सकते। पूरा अंतर पूछे तो ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं और केवल उसके पदार्थों के वहन की बात हो रही है तो उसमें सिर्फ एक एक पॉइंट आएगा या 2 पॉइंट्स आ जाएंगे कि जाइलम में जल और खनिज लवण का वहन होता है और ऊपर की ओर गति होती है, और फ्लोएम में भोजन का वहन होता है और इसमें भोजन की गति सभी ओर होती है और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार आप ये अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसको करेंगे अच्छे से और फिर लर्न करेंगे। थैंक यू।